हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान की तरफ से मैं मिश्रा सर आज आप लोगों के समक्ष बड़े घर की बेटी जो कि एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने संयुक्त परिवार की समस्याओं को उल्लिखित करने का प्रयास किया है और संयुक्त परिवार में एक नारी किस प्रकार से पूरे परिवार को जोड़ कर रखती है उसका भी मूल्यांकन करने का प्रेमचंद जी ने भरपूर प्रयास किया है। बड़े घर की बेटी ये एक संयुक्त परिवार की कहानी है। इस कहानी में वैसे पुराने एक जमींदार हैं ठाकुर बेनी माधव सिंह जी, जो गौरीपुर गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। वे इस गौरीपुर गांव के जमींदार भी हैं। बेनी माधव सिंह जी के जो पितामह थे, किसी जमाने में धन धान्य से बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बेनी माधव सिंह की कमाई खैर तो आधी हो चुकी है, आधी संपत्ति वे वकीलों को मुकदमे वगैरह में भेंट कर चुके हैं। अभी उनकी वर्तमान आय जो है वह 1000 रुपये लगभग हैं, जबकि एक प्रकार से देखा जाए उस ज़माने के लिए 1000 रुपये भी अच्छी रकम मानी जा सकती है। ठाकुर साहब के 2 पुत्र थे। पहले बड़े पुत्र का नाम श्रीकंठ सिंह जी है और दूसरे पुत्र का नाम है लाल बिहारी। श्रीकंठ सिंह वे पढ़ने में बहुत मेधावी थे, बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति थे और बीए तक की पढ़ाई किए हुए हैं। खैर शरीर से दुबले पतले, कांतिहीन, निर्बल शरीर है उनका, लेकिन उनका छोटा लड़का जो है लाल बिहारी, वह दोहरे बदन का सजीला जवान लड़का है। भैंस का 2-2 केजी दूध वह सुबह उठ कर के पी जाता है। एक प्रकार से कुश्ती और पहलवानी में उसका अच्छा मन लगता है। पढ़ाई लिखाई उसके बस की बात की नहीं है। श्रीकंठ सिंह जी पढ़ाई लिखाई में तो अच्छे थे ही, साथ ही साथ वे भारतीय संस्कृति के प्रबल समर्थक थे और पाश्चात्य जो संस्कृति है उसके जबरदस्त आलोचक थे। यह विशिष्ट गुण उनमें था। वे स्त्रियों को कुटुंब में किस प्रकार से मिलजुल कर रहना चाहिए इसके वे समर्थक थे। संयुक्त परिवार की व्यवस्था के समर्थक थे। ये सारे गुणों से प्रतिष्ठित थे हमारे श्रीकंठ सिंह जी। श्रीकंठ सिंह जो हैं वे एक बार की बात है, वहाँ पर थोड़े दूर पर एक भूप सिंह जी थे। वे भी एक कहा जाए छोटा मोटा एक राजा ही थे, एक अच्छे जमींदार थे। भूप सिंह जी चंदा यानी रामलीला में, उस ज़माने में रामलीला बड़े पैमाने पर गांव-गांव में हुआ करता था। आज भी उत्तर प्रदेश वगैरह क्षेत्र में रामलीला होता है, लेकिन पहले हर गांव में ही रामलीला हुआ करता था। तो भूप सिंह के पास वे रामलीला का चंदा काटने के लिए गए हुए थे। भूप सिंह श्रीकंठ सिंह के विनम्रता पर बहुत प्रसन्न हुए और सुंदर सजीला दुबला पतला युवक तो श्रीकंठ सिंह जी थे ही। तो भूप सिंह उनके विनम्रता और उनके गुणों पर आकर्षित होते हैं। तो उन्होंने अपने मन में अपनी छोटी पुत्री जो आनंदी उसका नाम है और आनंदी का विवाह करने का विचार मन में सोच लेते हैं। इसके बाद ये जो भूप सिंह जी हैं वे श्रीकंठ के पिता से बात करते हैं और बात करने के बाद वह शादी तय कर लेते हैं। इसके बाद धूमधाम के साथ शादी संपन्न हो जाती है। और इधर आनंदी जो है, जो कि उनकी प्यारी पुत्री है, बड़ी ही सजीली थी, रूपवती थी, तेज तर्रार थी, लेकिन जब वह ससुराल में आती है, ससुराल में वह सुख संपन्नता जो उसके मायके में थी, मायके में
वह बड़ी संपन्न थी और उसके पिताजी एक छोटे मोटे राजा ही थे, उनके यहाँ दरबार लगता था, सारी व्यवस्था अच्छी थी। लेकिन जब वह ससुराल में आती तो वह सुख सुविधाएँ नहीं थी, कच्चा मकान और संयुक्त परिवार, तो बहुत कुछ उसको सहना समझना पड़ता है। इसके बाद में आनंदी कुछ दिनों के बाद में कहा जाए या कुछ महीनों के बाद में कहा जाए, वह ससुराल में आने के बाद अपने आप को ससुराल के अनुरूप ढाल लेती है। जो एक अच्छी स्त्री में जो गुण होना चाहिए भारतीय संस्कृति से पूर्ण रूप से ओतप्रोत है, वह अपने आप को ससुराल के अनुसार पूर्ण रूप से ढाल लेती है। एक दिन क्या होता है, लाल बिहारी 2 चिड़िया लाता है और आनंदी को पकाने के लिए कह देता है। तो वह चूँकि वहाँ के राजपूत जो होते हैं, क्षत्रिय जो होते हैं, मीट वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो 2 चिड़िया को ला करके वो देता है कि भाभी इसको पका दो। तो उसी समय भाभी जो है जब पकाने के लिए जो घी वगैरह तो ख़त्म हो चुका था, थोड़ा बहुत ही था, तो वो कह देती है कि थोड़ा और घी ले आओ। उसी बात पर बात शुरू हो जाती है। लाल बिहारी कहता है कि भाभी जी अभी तो घी आया हुआ था, घी इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। तब वो कहती है, बात जब बढ़ जाती है तो कहती है कि इतना घी तो हमारे घर पर नाई और कहार खा जाते हैं, एक आग शेर घी 2 सिर घी कोई घी होता है। अरे उस दिन दाल बनाई थी और उसके बाद मीट बना था, ये सब उसमें खर्च हो गया। वह सारी बातें स्पष्ट रूप से कह देती है। अब इस बात पर जब वो मैके की थोड़ी सी बात कह देती है तो लाल बिहारी भी आग बबूला हो जाता है। प्रायः घरों में देवर और भाभी के बीच में वो झगड़े होते हैं, उसमें मजाक भी होता है, झगड़े भी होते हैं, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन लाल बिहारी यहाँ कुछ ज़्यादा गलती कर बैठता है। जैसे ही बात आगे बढ़ती है तो सोचता है कि अपने मायके के सामने हम लोगों को नीचा कर रही है यह। वह नालायक जो था खड़ाऊँ उठा करके 2-4 यानी उसकी तरफ खड़ाऊँ मार देता है और खड़ाऊँ को रोकने का प्रयास वो करती है बेचारी आनंदी। जबकि यहाँ उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर नारी को हमें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। वह भी उसकी भाभी थी। लेकिन होता है ना, क्रोध व्यक्ति के विनाश का मूल कारण होता है। काम क्रोध मदलोभ नाथ नरक के पंथ, गोस्वामी जी ने बात कही है कि काम क्रोध लोभ ये सब विनाश के मूल मंत्र होते हैं। जिसको विनाश करना हो वह क्रोधी हो जाए, कामी स्वभाव का हो जाए या लोभी हो जाए। तो जबकि आजकल के मनुष्यों में देखा जाए गुण ज़्यादा ही बढ़ गया है, इसीलिए मानव का विनाश भी तेजी से हो रहा है। तो वह खड़ाऊँ जोर से मार देता है। हाथ से बेचारी आनंदी यानी वो भाभी जो थी रोकने का प्रयास करती है, लेकिन उसके हाथ में ढेर सारे चोट लग जाते हैं और यह चोट से बेचारी वो व्याकुल हो जाती है। वह काफ़ी दर्द उसको वो कराहती है दर्द में। तो वह इसके बाद में हर स्त्री जो होती है यानी उसको अपने पति पर गर्व होता है। खास कर के हर स्त्री जब वह उसका पति कमाने लगता है तो उसे कुछ ज़्यादा ही अपने पति पर प्राउड होता है। तो इसका भी पति वो कोर्ट में न्यायालय में काम करते हैं श्रीकंठ सिंह जी, और शनिवार को घर वापस आते हैं और सप्ताह भर वहाँ रहते हैं, फिर सोमवार की सुबह को वह न्यायालय में जाते हैं। तो सारी बातें हैं। बात आगे बढ़ चुकी थी। इधर श्रीकंठ सिंह जब वे शनिवार को आते हैं तो घर पर एक छोटी सी पंचायत बैठती है। उस पंचायत की गांव की जो समस्याएं होती हैं उसको सुलझाते हैं, और ख़ास करके उनके पास ऐसी कई पंचायतें आ चुकी होती हैं जो गांव की नई ललनाएं अपने माता पिता के विरोध में जब कुछ बोलते हैं तो वहाँ पर समझाने का कार्य करते हैं कि हमें अपने माता पिता या परिवार को जोड़कर चलना चाहिए। यह बात वह प्राय समझाते हैं। जैसे ही गांव की समस्या हल करते हैं, हल करने के बाद छोटा भाई उनसे यह कहता है, जब वो घर में प्रवेश करना शुरू करते हैं, भैया भाभी को समझा लीजिए। इस पर ठाकुर साहब ने भी, बेनी माधव सिंह जी ने भी वो अपने
पुत्र का पक्ष लेते हैं, कहते हैं हाँ बेटा, बहुओं को दबा कर रखा जाता है और जाकर के उसको समझा देना ठीक से। श्रीकंठ सिंह जी बात को समझ नहीं पाए थे कि किस परिप्रेक्ष्य में बातें की जा रही हैं। वे सीधा घर में आते हैं, खाना वाना खाते हैं। खाना वाना खाने के बाद अपनी पत्नी आनंदी के पास जाते हैं। आनंदी भरी बैठी रहती है, वो नाराज रहती है, थोड़ा क्रोध में भी रहती है और पति उनसे कुशलता पूछता है, ध्यान देने की बात है। और इसके बाद में पति बात समझ समझ नहीं पाते हैं क्या बात है कि वो पत्नी बहुत नाराज है, क्रोधित है। तो और उधर वो सारी बातें याद भी करते हैं कि क्या बात है कि लाल बिहारी ने ऐसी बात कही थी और उसके यानी उनके पिताजी ने बात कही थी। तो वह कहते हैं श्रीकंठ सिंह जी, आखिर ये उपद्रव का कारण क्या है, किस कारण से तुम इस तरह से तुम्हारा स्वभाव हुआ है। तो वह पत्नी जो आनंदी है झुझला उठती है और अपने उंगली की चोट को दिखाती है और पूरी जो घटना हुई थी यानी किन कारणों से घटना घटी थी और वह क्यों मारा, सारी बात ईमानदारी से सही सही बताई वो। इसके बाद ये सब सारी बातों को सुनकर श्रीकंठ सिंह बहुत नाराज होते हैं कि कोई भी पुरुष हो, वह परिवार में अगर थोड़ा स्वाभिमानी है तो पत्नी की रक्षा करना भी उसका धर्म होता है, पत्नी के स्वाभिमान की भी रक्षा करना उसका धर्म होता है। तो उसी स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए वह मन ही मन प्रतिज्ञा कर बैठते हैं कि या तो इस घर में अब या तो मैं रहूँगा या तो लाल बिहारी रहेगा, अब इस घर में निर्वाह नहीं होगा। बेनी माधव सिंह भी ये बात सुनने के बाद घबरा उठते हैं, कहते हैं अरे बेटा, तुम तो बुद्धिमान हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम अपने पत्नी के कहने पर इस तरह का निर्णय मत लो तो अच्छा है। श्रीकंठ सिंह जी वहाँ ने जब यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि लाल बिहारी के अविवेक के कारण और इस तरह से अब यह उचित नहीं है कि इस परिवार में रहना, तो जब वो कठोर थोड़ा सा अपने पूर्ण रूप से स्वभाव की बात करते हैं श्रीकंठ सिंह जी, तो वहाँ पर जो बेनी माधव सिंह हैं थोड़ा सा विनम्र हो जाते हैं कि बात बढ़ने न पाए, क्योंकि गांव के लोग मजा लेते हैं। गांव में क्या होता है कि जब कोई संभ्रांत परिवार में, सभ्य परिवार में, शिक्षित परिवार में झगड़े होते हैं तो अगल बगल के लोग देखने के लिए मजा लेते हैं कि बहुत उपदेश देता था संयुक्त परिवार को लेकर श्रीकंठ सिंह। आज श्रीकंठ सिंह किस तरह से अपने पिता के विरोध में उठ खड़ा हुआ और यह अलग होने की बात कर रहा है। पूरा गांव मजा लेने के पक्ष में था और इधर लाल बिहारी सारी बातों को वह भी सुन लेता है कि भैया हमारे ऊपर बहुत नाराज़ हैं, या तो मैं रहूँगा या तो वह रहेंगे। लाल बिहारी निर्णय करता है कि इस घर में अब मैं खुद ही नहीं रहूँगा और मैं खुद ही बाहर चला जाऊँ। तो यह मन में विचार लाता है। लाल बिहारी अपनी गलतियों को पर पछताता है। आकर के वह आनंदी के पास आकर के बोलता है, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वे मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। परंतु आनंदी शिकायत करके मन ही मन पछता रही थी। देवर के माफ़ी मांगने पर उसका रहा सहा क्रोध भी बहुत कम हो गया। अब वह भी मन में पछता रही थी कि मैंने इस तरह से बात जो आगे बता दी अपने पति को। श्रीकंठ सिंह जी अब तो घर में यानी अलग होने की बात सोच रहे हैं। यह बात आनंदी को भी अब पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि बात इतनी दूर तक निकल जाएगी इसका अनुमान तक नहीं लगाई थी आनंदी। लाल बिहारी उधर रो रहा है, पछता रहा है घर से निकल जाने के लिए। अब वह व्यग्र होकर के जा रहा है। पत्नी ने पति से देवर की ग्लानि व पश्चाताप की बात कहती अपने पति श्रीकंठ सिंह से सारी बात कही, परंतु श्रीकंठ न उठे। लाल बिहारी ने अंदर आकर फिर से कहा, अगर वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते तो मैं भी अपना मुंह
नहीं दिखाऊंगा, परंतु भाभी ने अनुनय विनय करके देवर को जाने से रोक लिया। श्रीकंठ का हृदय भी पिघला, उन्होंने भाई को गले से लगा लिया। बेनी माधव सिंह यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और यह कहने लगे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। इस तरह से आनंदी ने एक टूटते हुए परिवार को, या यह कहा जाए कि गांव के लोग जो मजा लेने के लिए तैयार बैठे थे कि अब क्या पूछना है, कि सबको उपदेश दे रहा था श्रीकंठ सिंह, आज श्रीकंठ सिंह खुद प्रतिज्ञा करके अलग होने की बात सोच रहा है। लेकिन आनंदी ने श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी को दोनों को मिला लेती है। इस तरह से टूटता हुआ परिवार आज एक हो जाता है। बेनी माधव सिंह जी भी बड़े प्रसन्न होते हैं, किस तरह से आनंदी हमारे परिवार को जोड़ कर रखती है। यही एक हमारी भारतीय नारी की जो पहचान है, उस पहचान को बड़े घर की बेटी में यानी देने का प्रयास किया है हमारे लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने। इस तरह से कहानी एक आदर्शवादी और यथार्थ कहानी मानी जा सकती है। अब मैं इस कहानी के उद्देश्य पर विचार करूंगा। ध्यान देने की बात है, बड़े घर की बेटी एक आदर्श और यथार्थवादी कहानी है। कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी वैसे इस कहानी में एक सामाजिक दस्तावेज को भर देने का प्रयास किया है कि आज हमारा समाज किस ओर करवट ले रहा है। खैर उस जमाने में वहाँ तक तो जब मुंशी प्रेमचंद ने उस संयुक्त परिवार की रक्षा करने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन मानो आज संयुक्त परिवार बड़े तेज़ी से टूट रहा है। लेकिन संयुक्त परिवार के सदस्यों को या हर व्यक्ति को संयुक्त परिवार की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। ये बात मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी इस प्रसिद्ध कहानी बड़े घर की बेटी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। पहले के ज़माने में यानी परिवार को जोड़ने कार्य हमारी जो बहुएं होती थीं वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समझती थीं। पहले हर माता पिता अपनी बच्चियों को यही मूल शिक्षा दिया करते थे, जब खास करके वो ससुराल जाती थी, कि बेटी जिस परिवार में तुम जा रही हो उस पूरे परिवार को जोड़ कर रखना। कभी भी तुम्हारी तरफ से मैं शिकायत न सुनूं कि तुम अलग होने का प्रस्ताव रखी या अलग हो गई, जाते ही परिवार को बांट दी। इस तरह की बातें परिवार वाले लोग सुनना नहीं चाहते थे। यह भी एक कारण है कि संयुक्त परिवार की रक्षा होती थी। तो बेनी माधव सिंह के जमींदार जो थे, वह बेनी माधव सिंह जो कि गौरीपुर गांव के प्रसिद्ध जमींदार हैं, तो वह जब अपनी बड़े लड़के की शादी वो करते हैं तो उनकी बहू आनंदी के रूप में घर आती, जो कि बड़े घर की बेटी थी। वो भूप सिंह की पुत्री थी, जो कि एक छोटे मोटा राजा थे, रियासतदार थे बहुत बड़े। उनके यहाँ खुद स्वयं एक बहुत बड़ा न्यायालय लगता था। तो इतने बड़े घर की बेटी जब छोटे घर में आती है, एक जमींदार के घर में आती है, किस तरीके से एक यह हर लड़कियों के या हर स्त्री के अंदर विशेष गुणवत्ता होनी चाहिए। ससुराल ही उनका असली घर होता है, ससुराल की समस्या ही उनकी अपनी समस्या बन जाती है। तो ससुराल में जाने के बाद में वह वहाँ की समस्या को अपना बना करके उसके संस्कृति, उसकी परंपराओं के साथ वहाँ के हाव भाव चाल ढाल के अनुसार आनंदी ढाल लेती है। और यहाँ तक कि देवर में और भाभी में झगड़े भी होते हैं और देवर खड़ाऊँ उठा करके उसको आनंदी को पीट भी देता है। आनंदी चोटिल भी हो जाती है। आनंदी भी आवेश में आकर के सारी बात अपने पति श्रीकंठ सिंह से कहती है और श्रीकंठ सिंह अलग होने की बात करता है। फिर लाल बिहारी घर से जाने की वो भी प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं भैया को ऐसे मुंह दिखाऊं। ऐसी स्थिति में लाल बिहारी जब अपनी भाभी को प्रणाम करने के लिए आता है और अपनी गलतियों पर वो रोता है, पश्चाताप करता है, तो उसको माफ़ भी कर देती है। जबकि वहाँ पर श्रीकंठ सिंह माफ़ी करने में देर करते हैं, लेकिन वो लाल बिहारी को घर से निकलने से रोक लेती है। और
एक टूटे हुए परिवार को या परिवार जो टूटने कगार पर आ चुका है उसको जोड़ कर रखती है। यानी इस तरह से संयुक्त परिवार को एक जोड़ने में और बनाने में यहाँ पर आनंदी की विशिष्ट भूमिका है। इस तरह से बड़े घर की बेटी हम लोगों को यह शिक्षा देती है कि हमें परिवार में बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। आदर्श परिवार का निर्माण करने में, एक प्रभावशाली परिवार का निर्माण करने में हमारे समाज में नारियों की भूमिका कितनी अहम है, हम उसे आनंदी के द्वारा सीख सकते हैं। इस तरह से यह कहानी हमारे समाज का एक आदर्श दस्तावेज है। इसे ग्रहण करके हम एक आदर्श समाज की स्थापना निश्चित रूप से कर सकते हैं। धन्यवाद।